नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में किसान नेता का बड़ा ऐलान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह अब उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा भी फ्री करवाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, यूपी में भी किसान आंदोलन तेजी से फैल रहा है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में किसी भी वक्त क्या गिर जाएगी भाजपा की सरकार। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत के इस्तीफे पर बोले पिता अजय चौटाला, कहा अगर इससे हल निकलता है तो अभी दे दूंगा इस्तीफा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी नेता ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान भाजपा को होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी जीत होगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, दर्शन पाल का ऐलान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह यूपी के टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि अब यह आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में देश भर के किसान एकजुट होकर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान महापंचायतों को भी बढ़ाया जाएगा। इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट है। आज बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल और बलवीर सिंह राज्यपाल के बीच बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह किसान जल्द ही यूपी के टोल प्लाजे भी फ्री करवाएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका दिन भी घोषित किया जाएगा। दर्शन पाल ने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानून रद्द होने के बाद ही घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है तो सिंगू बॉर्डर पर आकर बातचीत कर सकती है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 80वें दिन भी जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत के इस्तीफे पर बोले पिता अजय चौटाला, कहा अगर इससे हल निकलता है तो अभी दे दूं। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई को आज 80 दिन हो गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर एरिया में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों का समर्थन हासिल है। कृषि कानून के खिलाफ कई विधायक भी किसानों के हित में अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। यहाँ तक कि किसानों का समर्थन करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया। इन सबके बीच जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और अभय सिंह चौटाला के भाई अजय चौटाला ने कहा कि क्या अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कुछ हल निकला है? दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर उससे हल निकलता है तो मैं अभी दे देता हूं। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए या फिर जिन हरियाणा के 10 सांसदों ने इस बिल को पास करवाया है वो अपना इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से इस समस्या का हल नहीं हो सकता, इसका केवल चर्चा से ही समाधान संभव है। चौटाला ने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस परेशानी का जल्द से जल्द समाधान हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिंकू शर्मा मर्डर केस, आपने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बुधवार रात बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परसों दिल्ली में एक परिवार के सामने कुछ लोगों ने मिलकर परिवार पर हमला किया और उनके बेटे रिंकू शर्मा का निर्मम हत्या कर दी गई। इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रिंकू शर्मा की हत्या पूरी मानवता को शर्मसार करती है। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसकी एक मिसाल बननी चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि एक दिल्ली वासी और विधायक के तौर पर चिंता होती है कि दिल्ली में हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो एक समुदाय समझता था कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसे
से इनके राज को 6 साल हुए तो मुस्लिम के साथ दलितों में भी असुरक्षा की भावना आने लगी। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। 3 महीने पहले राहुल राजपूत की निर्मम हत्या हुई थी। महिला मित्र के सामने लोग उससे पीटते रहे। जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस वाले चाय पीते रहे लेकिन मदद नहीं की। क्या गृह मंत्री ने उस मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई की? इन हत्याओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। इनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान ले रहे हैं। दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू बच्चों की जान मत ले। हमारे बच्चों को इसलिए मत मरवाओ ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सको। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 1 महीने में जो कुछ भी घटा है, जो नफरत सिख समुदायों के प्रति दिखी है, जिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उन्हें भी डर है कि ये भाजपा कुछ न कुछ करके सिख समुदाय पर और हमला करवाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के भतीजे अभिषेक बोले टीएमसी जीतेगी 250 से अधिक सीटें, बीजेपी के लिए दोहरा आंकड़ा पार करना मुश्किल। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि टीएमसी 250 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा के लिए दोहरे अंक का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। बनर्जी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में आने के भाजपा के दावे के जवाब में यह बात कही। अप्रैल मई में बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव होने हैं। बनर्जी पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार, केंद्र के साथ साथ राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार चलाने का भगवा पार्टी का दावा ममता बनर्जी की एकल इंजन वाली सरकार की शक्ति के आगे औंधे मुंह गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहेगी। डायमंड हार्बर के सांसद ने कहा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनेगा। टीएमसी सदस्य के रूप में दिनेश त्रिवेदी के शुक्रवार को राज्यसभा से इस्तीफे का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि त्रिवेदी कह रहे थे कि उनका दम घुट रहा है, उन्हें जाने दीजिए और भाजपा के आईसीयू में भर्ती होने दीजिए। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा भाजपा का एक चुनावी पैंतरा है और उसका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानती है। उन्होंने कहा वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानते हैं। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता बाहरी लोगों का एक झुंड है जो बंगाल की संस्कृति से अवगत नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कृषि मंत्री का विवादित बयान, कहा जो 200 किसान मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते। कांग्रेस ने की बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। भिवानी में उन्होंने कहा कि ये 200 किसान जो मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते। उन्होंने कहा कि कोई हार्ट अटैक से तो कोई बुखार से मर रहा है। कृषि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला ने जेपी दलाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आंदोलन में संघर्षरत अन्नदाताओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग एक संवेदनहीन और संस्कारहीन व्यक्ति ही कर सकता है। शर्म मगर इनको आती नहीं। पहले किसानों को पाकिस्तान व चीन समर्थक बताने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जेपी दलाल ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि ये जो 200 किसान मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा 1,00,000-2 लाख में से 200 6 महीने में नहीं मरते हैं क्या? कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बुखार से मर रहा है। उन्होंने कहा मुझे ये बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज उम्र कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उसी अनुपात में मरे हैं। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ लोगों के लिए संवेदनाएं हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, स्वेच्छा से मरे हैं। संवेदना प्रकट करने के सवाल पर हंसते हुए जेपी दलाल ने कहा कि मरे हुए के प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि काले कानूनों में किसान हितों का दावा करने वाली बीजेपी ने यूपी के गन्ना किसानों की दुर्गति कर दी है। वादा था 14 दिन में भुगतान का, लेकिन किसानों के गन्ने का 10,000 करोड़ भुगतान बकाया है। 2017 से गन्ना मूल्य में 0 वृद्धि हुई है और इस साल तो गन्ना पर्ची पर मूल्य ही नहीं है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ
किसानों को इकट्ठा करने के इरादे से किसान संगठनों ने सहारनपुर जिले में बुधवार 10 फरवरी को महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले कहा था कि गन्ना का बकाया 15,000 करोड़ ब्याज के साथ मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपने लिए 2 जहाज खरीदे जो 16,000 करोड़ के हैं, वो खरीदे और आपको गन्ने का बकाया नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के 56 इंच के सीने में दिल पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, इनका दिल किसानों के लिए नहीं धड़कता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, देश के बेहतर भविष्य के लिए अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने राजस्थान के हनुमानगढ़ किसान महापंचायत का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा, न सच्चे न अच्छे दिन मोदी सरकार के, देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। राहुल गांधी शुक्रवार को हनुमानगढ़ किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। जो वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है उसमें वह कह रहे हैं, यह किसानों पर आक्रमण नहीं है, यह हिंदुस्तान की 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ ये है कि किसान सबसे जागरूक हैं, किसानों को बात सबसे पहले समझ आ गई, किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च दिखाने का काम किया है, किसानों को भविष्य दिख रहा है। महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार कृषि का व्यापार है। यह सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापार नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। इसी व्यापार से दुनिया के करोड़ों लोगों को भोजन मिलता है। आज इस व्यापार को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, इस व्यापार को देश की 40% जनता चलाती है। करोड़ों लोग इस व्यापार को चलाते हैं, इसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी समेत अन्य लोग शामिल हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश रही है, यह धंधा 40% लोगों के हाथों में यह धंधा रहे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए। राहुल गांधी ने आगे कहा, 3 कानून क्या है? पहला कानून कहता है कि कोई भी बड़ा व्यापारी देश में कहीं भी किसी भी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई सीमा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज खरीद सकता है तो मंडी की क्या जरूरत है? मंडी की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला कानून जो है वो मंडी को मारने, मंडी को खत्म करने का है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, मतलब एक व्यक्ति जो पूरे देश के अनाज को स्टोर कर सकता है, वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। जैसे ही यह दूसरा कानून लागू होगा, देश में असीमित जमाखोरी चालू हो जाएगी और यह जमाखोरी हिंदुस्तान के कुछ अरबपति करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहा, तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाकर खड़ा होगा, अपने अनाज, फल और सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। यानी तीसरा कानून किसान से हाथ से न्याय छीनने का है। यह है 3 कानून। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, पूर्व सीएम हुड्डा ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने बजट सत्र शुरू होने के बाद की तारीख सोची है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस 8 मार्च को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। किसानों के हित में हम इन कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिससे मालूम हो जाएगा कितने विधायक किसानों के साथ हैं और कितने खिलाफ। कांग्रेस पार्टी 8 मार्च को ही अविश्वास प्रस्ताव किस वजह से ला रही है, इसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हरियाणा की सत्ताधारी भाजपा जजपा गठबंधन सरकार 5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने जा रही है। उस पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इसलिए नहीं लाएगी क्योंकि बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण में खलल डालने का कांग्रेस का इरादा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का कितने विधायक साथ देंगे यह स्पष्ट नहीं है। भाजपा जजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। बता दिया जाए कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में 88 विधायक हैं, जिसमें कालका के अलावा ऐलानाबाद सीट खाली है। दरअसल यहां से विधायक रहे इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसा उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा केंद्र पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का ताबड़तोड़ हमला, कश्मीरी पंडितों को भूलने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, लोकसभा से बजट सत्र के पहले चरण में शनिवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला। अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के वादों की याद दिलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से तीखे सवाल पूछे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों को 200 से 300 हेक्टेयर जमीन देने का वादा पूरा नहीं किया गया। मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों से किए गए अपने वादे को भूल गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा,
आपने धारा 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू और कश्मीर सामान्य स्थिति में नहीं लौटा है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानीय व्यापार समाप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू कश्मीर में चीजों को कैसे सुधारेंगे। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस लाएंगे। क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? आप कहते हैं कि आप गलत गिलगिट बाल्टिस्तान वापस जाएंगे। यह दो बात की बात है, लेकिन कम से कम उन लोगों को वापस लाएं जो आंतरिक रूप से विस्थापित थे, जो कश्मीर घाटी में नहीं जा सकते हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार और बीजेपी को उनके चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों की याद दिलाते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ताबड़तोड़ हमला किया। चौधरी ने कहा, आप पंडितों को 200 से 300 एकड़ जमीन देने में सफल नहीं हुए। अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि आप पंडितों को वापस लाएंगे। क्या आप सफल हुए? आपको कम से कम कहना चाहिए, रात गई बात गई, चुनाव गया तो वादा गया। आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अजमेर में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली की तैयारी पूरी, ट्रॉली पर बैठ करेंगे जनसभा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले के दौरे पर हैं। अजमेर में राहुल गांधी ट्रैक्टर सभा कर रहे हैं। कांग्रेस पहली बार कृषि कानूनों के विरोध को लेकर हो रही सभाओं में प्रतीकों की राजनीति कर रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और श्री गंगानगर के पदमपुर में खाट और मोड्डे पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने किसान को संबोधित किया। वहीं अजमेर के रूपनगर की किसान सभा में राहुल गांधी ट्रॉली के स्टेज पर बैठकर किसानों को संबोधित करेंगे। रूपनगर के मैदान में किसानों को ट्रैक्टर के साथ बुलाया गया है। ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉलियों पर बैठकर किसान राहुल गांधी को सुनेंगे। राहुल गांधी के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही मंच बनाया गया है और कांग्रेस के नेता भी ट्रॉली पर ही बैठेंगे। ट्रैक्टर रैली से पहले राहुल गांधी जाटों के लोक देवता माने जाने वाले तेजाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। किशनगढ़ में जनता उनका स्वागत भी करेगी। राहुल गांधी की आज की आखिरी रैली नागौर जिले के मकराना में होने जा रही है। नागौर को जाट राजनीति की धुरी माना जाता है। राजस्थान में कृषि कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा जाट जाति के लोग ही कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का ने गुरुवार को अलवर के दौरे पर हैं। इस दौरान टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपको अब रोने की जरूरत नहीं, पूरा देश आपके साथ है। हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि भूख का व्यापार करने वाले लोग हैं, जितनी तेज भूख उतनी कीमत। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। जब तक पूरे देश में एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को हरियाणा पंजाब का आंदोलन बता रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यह नुक्कड़ की दुकान करने वाले का आंदोलन है। राकेश टिकैत का कहना है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, सस्ता खरीदकर सस्ता बेचते हैं। जब हिसाब से सरकार आई थी वैसे जाएगी, जिस हिसाब से सरकार आई थी वैसे जाएगी। गुजरात बंधन में है, गुजरात को आजाद कराना है। गुजरात की आवाम पूरी दुनिया से कटी है। हम जाएंगे, गुजरात संपर्क में है, वो दहशत में है। दिल्ली जाने वाले के घर पुलिस जाती है। गुजरात में आगामी बैठक करेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक 3 बिल वापस नहीं हो जाते। राकेश टिकैत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होगी। जयपुर दिल्ली कभी बंद नहीं हुआ, इस बार ऐतिहासिक बंद हुआ है। आप शाहजहांपुर बॉर्डर बंद करो, राजस्थान की जिम्मेदारी मेरी है। आपके भरोसे शाहजहांपुर बॉर्डर छोड़कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को ट्रेन रोकना है। यहाँ तोड़ फोड़ बहुत हुई, ऐतिहासिक जाम होगा। फूल लेकर जाएंगे, नई मिसाल बनाएंगे। ट्रेन की पूजा करो, किसान की साथी है ट्रेन। फूल चढ़ाकर 4 घंटे रोकना है। किसानों के संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अधिकारियों के सामने कहना है, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आंदोलन में जाने वाले को 10 रोटी बनाकर देना। ये रोटी से चला है, रोटी से चलेगा। किसान क्रांति होगी। किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में बिलारी राकेश टिकैत बहादुरगढ़ बाईपास पीडीएम कॉलेज पर 1 बजे किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना जांच में घोटाले पर केंद्र सरकार सख्त, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। नीतीश बोले, कोविड जांच तो बहुत बढ़िया हुआ है। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना टेस्ट में घोटाला उजागर होने के बाद केंद्र सरकार भी हैरान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। उधर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना जाँच बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई होगी तो कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने मांगा जवाब। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट छापी है, जिसमें बिहार में कोरोना जांच में बड़े पैमाने पर घोटाले को उजागर किया गया है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी नाम और मोबाइल नंबर का जिक्र कर कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े गढ़ लिए गए। एक ही मोबाइल नंबर को 26 लोगों के नाम के साथ दर्ज कर सभी की जांच कराने की जानकारी दी गई। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जिसका मोबाइल है उसने कभी जांच करवाई ही नहीं। जिनके नाम दर्ज हैं वे सब फर्जी नाम हैं। ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं। हद तो ये है कि कोरोना जांच कराने वाले का फर्जी नाम गढ़ने में
00000000 मोबाइल नंबर भी दे दिया गया। राज्यसभा में भी उठा मामला। शुक्रवार को आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने झूठे आंकड़े देकर पूरे देश को गुमराह किया है। मामला उजागर होने के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। नीतीश बोले, जांच बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। उधर दिल्ली से पटना पहुंचे नीतीश कुमार से मीडिया ने इस पर सवाल पूछा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जब से कोरोना की जांच शुरू हुई तब से वे हर दिन की रिपोर्ट अपने पास मंगवाते हैं। पत्रकारों ने समय दिया तो वे ये दिखाने को तैयार हैं कि हर दिन की रिपोर्ट उनके पास है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में कोरोना की जांच को बहुत अच्छा हुआ है। कुछ गड़बड़ी सामने आई है तो उन्होंने इसकी जांच कराने को कहा है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बिहार में कोरोना में काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।